हेलो दोस्तों, अमर मोटिवेशन फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं कक्षा 10 का विज्ञान, एक नज़र पूरा विज्ञान कवर। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार में आपका पूरा इस वीडियो में पूरा आपका विज्ञान कवर किया जाएगा। अगर अब तक आप कुछ नहीं पढ़ें तो पढ़ लो, और पढ़े हो तो रिवीजन कर लो, क्योंकि ये आपका आज लास्ट डे है। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो देखते हैं, चलिए पहला लेसन क्या है केमिस्ट्री का? रासायनिक अपक्रिया। इसमें देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। वे परिवर्तन जिनके गुण गुण बदले, रासायनिक गुण ना बदले। ठीक है, जिसका भौतिक गुण बदल जाए और रासायनिक गुण ना बदले तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे गलन, वाष्पन, संघनन, ये ऐसे हैं कि जिसका भौतिक परिवर्तन बदलता है लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलता। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन, अणुओं की आंतरिक संरचना बदल जाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का खट्टा होना, जंग लगना। रासायनिक अपक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों से एक नया पदार्थ का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया। अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक कहलाता है। उत्पाद क्या होता है? अभिकारक से प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकात्मक रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का Mg प्रतीक होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये होता है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं की संख्या असमान होती है। तीर के दाएं और बाएं ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो? असमान हो, तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? जो योग से बने। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जो संयोग से नया पदार्थ एक बनाता है उसे क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है तो वह अभिक्रिया अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दे तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? आयनों का आदान प्रदान जिनमें होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। संचारण क्या होता है? जब कोई धातु, अम्ल, आर्द्रता, वायु नमी के संपर्क में आती है तो वह संचारित होने लगती है। यह घटना संचारण कहलाता है। विकृत गंधिता क्या होता है? जब कोई तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होने लगती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिससे कि क्या हो जाता है? वह विकृत गंधिता हो जाता है। तो जब तेल व वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उपचयित हो जाता है तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। अब लेसन 2 देखते हैं। लेसन 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो धन आयन देते हैं, स्वाद में खट्टा होता है और नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। अब इसे नीला लिटमस पेपर को याद रखने के लिए याद रखिए अनिल, आ से अम्ल, न से नीला, तो क्या करेगा? अम्ल जो होगा नीला को लाल कर देगा। क्षार क्या होता है? जो जलीय विलयन में OH आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। यह स्वाद में कड़वा तथा तीखा होता है, कड़वा व तीखा होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको छालिनी शब्द से याद रखिए, छ से क्षार, ला से लाल और न से नीला। तो यहाँ पास देखिए अब लवण क्या होता है? अम्ल व क्षार से प्राप्त आयनिक जो ठोस होते हैं, आयनिक ठोस जो होंगे वह लवण कहलाएंगे। अम्ल व क्षार के अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस लवण कहलाते हैं। अम्लों के सामान्य गुण क्या है? धातु की अम्लों से क्रिया होती है तो वह लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया,
देखिए जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये आपका धातु है, तो धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। जब अम्ल वही किसके साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो वह लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया। अम्ल एवं क्षार जब परस्पर आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया करता है, ये अम्ल हो गए ये धात्विक ऑक्साइड, जब ये अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो इसमें आप याद रखिए कि जितने भी अपक्रिया होते हैं ज़्यादातर लवण और जल बनाते हैं। तो लवण क्या होते हैं, जो एच आयन और ओ एच आयन दोनों देते हैं, या जिस पर धन आयन व ऋण आयन दोनों होते हैं। तो क्षारों के समान गुण। क्षार की धातुओं से अपक्रिया होती है तब क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब देखिए जिनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्षार की अम्लों से क्रिया। तो क्षार को अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है तो इसको याद कर लीजिए। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारों का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन पदार्थ का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बनाने की विधि। तो इसे बनाते कहते हैं, जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा बनता है और क्लोरीन बनती है और साथ में हाइड्रोजन निकलता है। उपयोग इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है, धातु से ग्रीस हटाने, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की जो विधि है उसे देखते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और आपका जल बनता है। तो यही फार्मूला जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का होता है। इसका भौतिक गुण क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, यह पीले रंग का चूर्ण होता है, जल में घोलने पर दुधिया हो जाता है, यह क्लोरीन की विशेष गंध आती है। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है ये उसका भौतिक गुण है। उपयोग इसका किस में है, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, ऑक्सीकारक के रूप में, चीनी को सफ़ेद करने में। तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। अब खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने का सोडा का याद रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका देखिए इसकी विधि क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। उपयोग इसका क्या है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग होता है। धावन सोडा, धावन सोडा जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। तो इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है पूरा नाम। तो इसका बनाते कैसे हैं, इसके बनाने की विधि देखिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तब सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है। धावन सोडा का उपयोग देखिए रंजकों को बनाने में, जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं उसको बनाने में, कठोर जल को मृदु करने में, पेट्रोलियम के शोधन में। तो ये होता है किसका यूज, ये होता है धावन सोडा का उपयोग रंजकों को बनाने में, कठोर जल को मृदु करने में, पेट्रोलियम के शोधन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी भी कहते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि क्या है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल बनता है। इसका उपयोग क्या है, शल्य क्रिया प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां व खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, धातु तथा अधातु। इस प्रकार मैं आपको लगभग आधे से 1 घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट एकदम साइंस पढ़ा दूंगा। तो जल्दी से इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए, हो सकेगा 2 बार देख लीजिए, तो यहाँ से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं धातु। धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, टिन, सोडियम आदि। अब देखिए धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते और आघातवर्ध व तन्य नहीं होते,
उन्हें अधातु कहते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। तो ये थे अधातु। अब सक्रियता श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें समान धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता देख लीजिए। ये सबसे अधिक जो सक्रिय होता है धातु होता है पोटेशियम, और सबसे कम होता है सोना। तो ये इसका घटता हुआ क्रम है। देखिए खनिज क्या होते हैं। पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर धातु जिस भी यौगिक के रूप में मिलते हैं उसे खनिज कहते हैं। उदाहरण देखिए, कॉपर पायराइट एक खनिज है, इसमें कॉपर आयरन धातुएं उपस्थित होती है। अब देखते हैं अयस्क। अयस्क क्या, उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जा सकता है उसे धातु का अयस्क कहते हैं। अब देखिए, कॉपर को कॉपर पायराइट से अलग करना, एल्युमिनियम को बॉक्साइट से अलग करना तथा लेड को गैलेना से अलग करना, ये है अयस्क। धातु कर्म। धातु कर्म क्या है, अयस्कों से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में निम्नलिखित प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है, जैसे अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन। ये तीनों में से कन्फर्म है कि 101% मैं कह सकता हूँ कि इसमें से 3 में से 1 जरूर आएगा, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। अयस्क का सांद्रण, जैसे अयस्क को अधात्री, अधात्री किसे कहते हैं, मिट्टी, बालू, कंकड़, चूना, जो इसमें मतलब गंदगी होती है उसी को क्या कहते हैं, अधात्री से अलग करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क सांद्रण की निम्नलिखित विधि है। तो पहली विधि देखते हैं फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि क्या है, ये चित्र देख लीजिए, ये झाग है अयस्क जिसे हम बोलते हैं फेन, और ये जल और तेल है, यह अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और इधर से वायु प्रवाहित की जाती। तो फेन प्लावन विधि क्या है, इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों जैसे कॉपर पायराइड, जल कॉपर पायराइड का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल तथा तेल के मिश्रण में डालकर वायु प्रवाहित की जाती है। अशुद्ध अयस्क तेल के साथ झाग बनकर ऊपर तैरने लगता है तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। इस विधि में चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का तेल काम में लाया जाता है। तो देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। इसका निष्कर्षण कैसे होता है, सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। निस्तापन, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य वाष्पशील पदार्थ को निष्कासित करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जब जिंक कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब भर्जन। भर्जन क्या है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो ये तीनों में से एक हेडिंग जरूर आपको देखने को मिलेगी, निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया, गालक हो गया। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। प्रगलन। प्रगलन क्या है, भर्जित या निस्तापित अयस्क में विद्यमान न घुलने वाली अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो अगर आपको भर्जन समझ में आ गया, निस्तापन समझ में आ गया, तो इसमें जो विद्यमान घुलने वाली न घुलने वाली अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। हीमेटाइट को जब कार्बन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये लोहा अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। गालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। धातु का शोधन या परिष्करण। धातु शोधन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें विद्युत अपघटनी विधि मुख्य है। तो इसमें से यही एक मुख्य विधि है जिसके बारे में कई बार पूछा गया, तो इसको याद कर लीजिए। विद्युत अपघटनी विधि, ये चित्र बना हुआ है, इसे देख लीजिए। गोल्ड, सिल्वर, निकल, टिन, कॉपर जैसी धातुओं को परिष्करण इस प्रक्रम द्वारा किया जाता है। इसमें यह चीज़ें शुद्ध की जाती है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। उसी धातु के किसी घुलनशील लवण का विलयन विद्युत अपघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्र हो जाती है, जबकि अशुद्धियाँ या तो घुल जाती हैं या एनोड के नीचे कीचड़ के रूप में बैठ जाती है। तो इसे आप याद कर लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिएगा। संचारण। संचारण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसे आप एकदम ज़रूर याद करके जाइए। संचारण क्या है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में आती है तो वह संचारित होने लगती है, यह घटना संचारण कहलाता है। फिर से समझिए, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में आएगी तो वह संचारित होने लगेगी, यह घटना संचारण कहलाता है। संचारण से सुरक्षा इसकी कैसे की जा
की जाती है। संचारण से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। जैसे पहला पिंट करना, तेल व ग्रीस लगाकर, गैल्वनीकरण या सदलेपन जिसे कहते हैं, टिन क्रोमियम या निकिल की परत चढ़ाना, उसके बाद मिश्रात्मन करके इसको आप संचारित होने से बचा सकते हैं। अब केमिस्ट्री का चौथा लेसन देखते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। अब इसी प्रकार आपका लगभग 1 घंटे में आपकी पूरी विज्ञान समाप्त होने वाली है, तो बस आप 1 घंटे के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए कार्बन क्या है। कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका प्रतीक सी है। कार्बन का नाम लैटिन शब्द कार्बो से प्राप्त हुआ है जिसका अर्थ कोयला या चारकोल होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। सहसंयोजक बंध अथवा सहसंयोजी यौगिक, तो दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य बराबर की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। जिन यौगिकों में यह बंध पाया जाता है उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? जो कार्बन परमाणुओं के बीच बंध बने होते हैं और जो वह बंध बनते हैं जो उसमें यौगिक होते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजकता क्या होती है? जिसे कोवैलेंसी कहते हैं। तो अणु के निर्माण में किसी तत्व को एक परमाणु साझे के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, ये देखिए एकल बंध होता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंध। अगर जब देखिए इसका दूसरा क्या है? द्विसहसंयोजक बंध। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है तो उसे द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। अब देखिए त्रिसहसंयोजक बंध। 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से निर्मित बंध को त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। ये देखिए मान लीजिए ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो इसी को कहते हैं त्रिसहसंयोजक बंध, या ट्रिपल बॉन्ड से इसे दिखाया गया है। सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं क्या है? सहसंयोजक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। ये यौगिक अधिक वाष्पशील होते हैं। तो ये थे इसके विशेषताएं। संतृप्त यौगिक। अब देखिए आपको मैं इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका मैं 1 घंटे में पूरा कवर कर सकूँ। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये पूरी नोट्स तैयार करने के बाद आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए संतृप्त यौगिक, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये देख लीजिए इसका एग्जाम्पल है। असंतृप्त यौगिक ये बहुत कम आता है, लेकिन इस लिए बता रहे हैं ताकि मान लीजिए बहुविकल्पी भी आता है तो आप इसे अच्छे से कर लेते हैं। तो असंतृप्त यौगिक जिस कार्बन परमाणुओं के बीच क्या द्विबंध या त्रिआबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? तो कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। मतलब एक समझिए चैन, जिसमें मान लीजिए जैसे भैंस या गाय बांधी जाती है, वो एक प्रकार की चैन होती है जिसी को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। अब देखिए श्रृंखलन 2 प्रकार की होती है श्रृंखला, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। तो जब कार्बन चारों ओर से खुला होता है तो उसे खुली श्रृंखला कहते हैं, और जब कोई कार्बन चारों ओर से बंद होता है तो उसे बंद श्रृंखला कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, यहाँ से आपका क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है इस लेसन का। अब देखिए इसे अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इनके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के योग से जो बनेगा हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन, एथेन और एथीन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये देखिए जैसे कार्बन, ये मीथेन का फार्मूला होता है CH4, इसमें हाइड्रोजन एकल बंध से चारों ओर से बंधे तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो इसका समान सूत्र होता है, इनका समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्वि या त्रिबंध उपस्थित होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार, एल्कीन या ओलिफिन, ये क्या होते हैं? इनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है। इनका समान सूत्र CnH2n होता है। तो ये एल्कीन का होता है, इसमें अभी इन शब्द जुड़ेगा आगे जो कि आपको बताया जाएगा। एसिटिलीन क्या होता है? या एल्काइन, इसमें आइन शब्द जुड़ता है। इसके कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होता है? 3 बंध होता है। तो याद रखिए अगर सिंगल है तो उसमें एन, अगर डबल है तो उसमें इन, और ट्रिपल है तो उसमें आइन जुड़ता है। अब आगे देखते हैं।
संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर पढ़ के जाइए। इससे चाहे 2 ही नंबर जरूर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ये कम क्रियाशील होते हैं, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया करते हैं, ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय विलयन का गुलाबी रंग भी नहीं उड़ाते। ओजोन के साथ ये ओजोनाइड नहीं बनाते। जबकि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं सब इसके उल्टा होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होंगे, प्रतिस्थापन अपक्रिया का ये नहीं करेंगे, ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग उड़ा देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन भी ये क्या करेगा? रंग उड़ाएगा, और ओजोन के साथ ओजोनाइड भी बना लेता है। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपका IUPAC नाम बनता है, तो इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित हुए परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जो उनकी क्रियाओं को मुख्य रूप से निर्धारित करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे मेथिल एल्कोहल में OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। एस्टिक अम्ल, यहाँ पास COOH, ये आपका क्या है? क्रियात्मक समूह। समजाति श्रेणी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी कर लीजिएगा। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं को बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, इसका जो श्रेणी बनेगी CH4C2H6। यहाँ पास देखिए कार्बन की एक संख्या 2, 3 और यहाँ पास 4, तो ये बढ़ते हुए क्रम में, तो ये क्या समजाति श्रेणी। इसी प्रकार मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पास कार्बन 1, 2 और यहाँ पास 3, तो ये भी बढ़ते हुए क्रम में है। IUPAC पद्धति ये है क्या? सन 1958 में अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ इंटरनेशनल, ये देखिए IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IUPAC, ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक क्रमबद्ध पद्धति प्रस्तुत की। यह पद्धति IUPAC या आधुनिक पद्धति कहलाती है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन ये नहीं आता, लेकिन IUPAC का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखिए। आपको मैं संपूर्ण आज ये पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी भी पढ़ाऊँगा, तो इसलिए इसको आप इसके बिल्कुल भी मत करिए, और हो सके तो इसे 2-3 बार रात में देख लीजिए, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तो कम से कम कुछ तो आप कर ही लोगे। तो चलिए देखते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप एकदम लिख लीजिए कि 7 नंबर यहाँ से आना कन्फर्म है। ये 7 आपको IUPAC नाम पूछेगा और आपको लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर 7 नहीं पूछा तो 3-4 जरूर पूछेगा। तो कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखने की विधि, इसकी विधि क्या है? कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनकर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर संगत एल्केन का नाम लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे लंबी श्रृंखला गिनते हैं। देखिए जैसे यहाँ पास 1, 2, 3, 4, यहाँ पास कार्बन के 4 संख्या, तो इसमें लिखा है इसमें 4 कार्बन परमाणु है। इस यौगिक का संगत एल्केन का नाम ब्यूटेन है, क्योंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े, तो इसका जो संगत नाम होगा ब्यूटेन होगा। लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला के सबसे निकट वाले सिरे से दूसरे तक कार्बन परमाणुओं के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 आदि इसी प्रकार लिखकर संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पास देखिए, इसको सबसे पहले गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो पार्श्व श्रृंखला का मतलब जो बांड आता है, सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, तो उसे गिनते हैं, जिधर से वो पास पड़ता है उधर से गिनते हैं। तो यहाँ पास देखिए, इधर से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पास चौथे पर पड़ रहा है डबल बांड, लेकिन इधर से 1 पहले पर ही पड़ रहा है। तो आपका ये वाला सही होगा, इधर से काउंट करके लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? 1 पेंटीन। ये भी सही है, लेकिन अब 1 पे है तो इसलिए इसे लगाते नहीं 1, इसलिए इसको लिखेंगे केवल पेंटीन। कार्बन द्विबंध में एन हटाकर इन लिखते हैं। अभी यहाँ पास द्विबंध आया नहीं, इसका नाम होता पेंटेन। द्विबंध आने की वजह से इसमें एन जुड़ा, तो ये हो गए पेंटीन। कार्बन त्रिबंध आबंध में एन हटाकर आयन जुड़ता है, आयन लिखते हैं। मूल समूह को अधिक वरीयता दी जाती है। मूल समूह का मतलब जो क्रियात्मक समूह होता है। वरीयता का क्रम क्या होता है? मुख्य क्रियात्मक समूह को सबसे पहले लिखते हैं, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा उसको सबसे पहले, फिर द्विबंध क्रियात्मक समूह को लिखेंगे, फिर त्रिबंध क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। उसके बाद पार्श्व श्रृंखला मतलब जो लटकी हुई श्रृंखला होती है उसको लिखते हैं। तो अब देखिए IUPAC के अनुसार एल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो इसका अनुलग्न जो होता है एन होता है, और इसमें एकल बंध होता है। जैसे ये फार्मूला देखिए CH4, तो इसका मेथेन, ये एथेन,
इसका नाम इसी तरह प्रोपेन। एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, द्विबंध इसमें होता है, यह सूत्र इसका होता है CnH2n होता है। इसका अनुलग्न क्या होता है, एन हटाकर एन जुड़ता है। और इसका जैसे साधारण नाम क्या है, C2H4 का साधारण नाम एथिलीन है और इसका IUPAC नाम एथीन होता है। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, या साधारण नाम पूछता है या तो IUPAC नाम, तो इसको आप लोग जरूर याद करके जाइए। अब देखिए एल्कीन, एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसका अनुलग्न आइन होता है। एल्केन में एन होता है, एल्कीन में इन होता है और एल्काइन में आइन होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसका साधारण नाम देखिए, जैसे ये एक एग्जाम्पल है C2H2, इसका साधारण नाम एसिटिलीन है और IUPAC नाम एथाइन है। हाइलोजन या बहु हाइलोजन, हाइलोजन क्या होते हैं, जो आपके जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये क्या होते हैं, हाइलोजन समूह होते हैं। तो ये हाइलोजन या बहु हाइलोजन देखिए, जैसे CH3Cl, इसका नाम साधारण नाम है मेथिल क्लोराइड और इसका IUPAC नाम है मोनोक्लोरोमेथेन। मोनो कहाँ से आया, क्योंकि क्लोरीन की एक संख्या, तो एक के लिए मोनो होता है, दो के लिए डाई होता है, तीन के लिए ट्राई और चार के लिए टेट्रा होता है। अब देखिए CH2Cl2, इसका जो साधारण नाम है मेथिलीन डाइक्लोराइड। डाई कहाँ से आया, क्योंकि ये दो है तो मेथिलीन डाइक्लोराइड। और यहाँ पास इसका जो IUPAC नाम है डाइक्लोरोमेथेन। अब आगे देखते हैं इसका CHCl3, इसका क्लोरोफॉर्म नाम है और इसका IUPAC नाम होगा ट्राइक्लोरोमेथेन। क्योंकि बताया आपको, एक के लिए आएगा मोनो, दो के लिए आएगा डाई, तीन के लिए आएगा ट्राई। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, एल्डिहाइड का देखिए क्रियात्मक समूह होता है CHO और इसका अनुलग्न होता है एल या अल जुड़ता है। तो एल्डिहाइड का याद रखिए, इसका कई बार पूछा गया।